Hello, my dear students. How are you? Students, we are reading your chapter number 4 of history, The Making of a Global World. This will be the part number 8 of your chapter. Students, let's start. Thus, by 1890, a global agricultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies, and technology. स्टूडेंट्स 1890 में एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सामने आई। मींस एग्रीकल्चर ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे होने लग गई और वो दुनिया के बहुत से लोगों की इकोनॉमी का पार्ट बन गई। और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई थी? किसके साथ? ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के साथ अकम्पनिड मीन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई थी और कौन सी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स चेंज आए। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स चेंजेस से जुड़ी हुई थी? लेबर मूवमेंट पैटर्न्स में चेंज आया, कैपिटल का फ्लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होने लग गया, इकोलॉजी में चेंज आया और टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया। बताता हूँ इनको एक एक करके कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स चेंजेस से ये ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अकम्पनिड थी। अकम्पनिड मीन्स जुड़ी हुई थी। लेबर मूवमेंट पैटर्न्स में कैसे चेंज आया? लेबर का जो मूवमेंट था ना, वो दूर दूर की जगहों पे होने लग गया। पता है आपको, ईस्टर्न यूरोप के लेबर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाने लग गए। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा। कैपिटल का फ्लो भी दूर दूर तक होने लग गया, कैपिटल भी मूवमेंट करने लग गई। लंदन फाइनेंशियल सेंटर ब्रिटेन में लोकेटेड था, लेकिन लंदन से कैपिटल का फ्लो कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रही है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। इकोलॉजी भी चेंज हो गई स्टूडेंट्स। इकोलॉजी क्या होती है? एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट काटे गए, वहाँ पे एग्रीकल्चर की गई, तो एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी चेंज हो गया, क्योंकि पहले बहुत ही कम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, लेकिन ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप होने के बाद क्या हो गया? नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई, जैसे रेलवे, शिप्स। और देखिए क्या क्या होता है इसमें। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। स्टूडेंट्स, फूड है जो वो अब किसी नियर बाई विलेज या टाउन से नहीं आता था इस ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के डेवलप होने के बाद, बल्कि हजारों मील दूर से आता था। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट पार्ट में हमने देखा ब्रिटेन में फूड कहाँ से आ रहा था? अमेरिका और इंग्लैंड से। तो अमेरिका और इंग्लैंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, हजारों मील दूर थे ब्रिटेन से। It was not grown by a peasant tilling his own land, but by an agricultural worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. Students, अब जो फूड ग्रो किया जा रहा था, जो उगाया जा रहा था, वो कोई पेजेंट अब अपनी ज़मीन पे नहीं उगा रहा था, बल्कि अब फूड का प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल वर्कर या एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबरर्स से होता था। परहैप्स जो रिसेंटली अभी अभी अराइव्ड आए थे। कहाँ पे आए थे? जहाँ पे उनको खेती करनी थी। जैसे ब्रिटेन के लोग कहाँ पे चले गए? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। और भी दूसरी जगह से लेबर आते थे, जैसे ईस्टर्न यूरोप से जाते थे, एशिया से जाते थे, अफ्रीका से जाते थे। तो अब है ना, जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा था वो किसान अपनी ज़मीन पे नहीं कर रहा था, बल्कि वो दूर जगहों पे किससे करवा रहा था? वो है ना, लेबर से करवा रहा था। और
अब वो है ना लेबर है ना एक बड़े फार्म पे काम करते थे, अपने छोटे से खेत पे काम नहीं करते थे। और वो बड़ा फार्म एक जनरेशन एगो, एक जनरेशन पहले क्या था, एक फॉरेस्ट था, हैड मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट, जिसके बहुत बड़े पार्ट पे संभवतः एक जनरेशन पहले क्या थे, फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज आया। लेबर खेती कर रहे हैं अभी ब्रिटेन के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, मैंने कहा था ना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खेती हो रही थी। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे built for that very purpose and by ships which were increasingly manned in these decades by low paid workers from southern Europe, Asia, Africa and Caribbean। स्टूडेंट्स फूड का एग्रीकल्चरल रीजन से पोर्ट तक ले जाना और फिर दूसरे रीजन तक ले जाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। तो फूड को इंटरनल पार्ट से पहले रेलवे का इस्तेमाल करके ले जाया जाता था पोर्ट तक, और फिर शिप का इस्तेमाल करके पोर्ट से ले जाया जाता था दूसरी कंट्रीज में। जैसे हमारे को ब्रिटेन में फूड भेजना है, हरियाणा से वीट भेजनी है ब्रिटेन में, तो हरियाणा से पहले उसको रेल में लाद करके कांडला पोर्ट तक ले जाया जाएगा गुजरात में, और फिर है ना पोर्ट से जो शिप है, पोर्ट पे जो जहाज हैं उनमें भर के इंग्लैंड में उसको ले जाया जाएगा। तो इसी तरीके से यही प्रोसेस उस टाइम भी होती थी जिस टाइम ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारे सामने आई। और फूड को कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी, रेलवे। और ये रेलवे इसी पर्पज के लिए बनाई गई थी, वेरी पर्पज होता है इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए ही बनाई गई थी रेलवे का जो सिस्टम था। एंड बाय शिप्स, और शिप के द्वारा भी फूड का क्या होता था, ट्रांसपोर्ट होता था दूसरी कंट्रीज में। और शिप पे है ना इंक्रीजिंगली तेजी से मैंड काम होता था इन दीज डेकेड्स, इन सालों में या इन दशकों में। पीरियड ऑफ 10 ईयर होता है ना, 10 साल का पीरियड होता है, उसको बोलते हैं डेकेड्स। तो स्टूडेंट्स शिप पे इंक्रीजिंगली तेजी से मैंड मतलब काम होता था इन दीज डेकेड्स, इन दशकों में, बाय लो पेड वर्कर्स, कम सैलरी वाले वर्कर्स से। और वो वर्कर कहाँ से आते थे, सदर्न यूरोप, साउथ यूरोप से, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन से। कैरिबियन ये कैरिबियन आइलैंड है, ये मैंने बताया था आपको, अमेरिका का पार्ट थी पहले ये। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इसको मैं एक बार और फिर बता देता हूँ, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इसके बारे में। 1890 में ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सामने आई हमारे, और उससे किन किन चीज़ों में चेंज आ गया, लेबर की मूवमेंट में, कैपिटल के फ्लो में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। और अब है ना ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सामने आने के बाद कोई किसान अपनी खुद की ज़मीन पे प्रोडक्शन नहीं करता था, बल्कि फूड का प्रोडक्शन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, बहुत दूर किया जाता था। जैसे इंग्लैंड के फूड का प्रोडक्शन, इंग्लैंड की डिमांड को पूरा करने के लिए फूड का प्रोडक्शन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होता था। और इसके साथ साथ है ना इस पे एग्रीकल्चरल लेबरर से काम होता था फील्ड पे, मीन्स बड़े बड़े फार्म होते थे, तो अकेला किसान उस पे खेती नहीं कर सकता था, तो मज़दूरों से खेती करवाई जाती थी। और जो आपके ज़मीनें साफ़ की गई खेती के लिए, वहाँ पे पहले फॉरेस्ट लोकेटेड थे। और एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस था, जो एग्रीकल्चर से पैदा हुई चीज़ें थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्टूडेंट्स और भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए, जैसे पोर्ट बनाई गई, शिप का आविष्कार हुआ, इसके साथ साथ रेलवेज का इन्वेंशन भी हुआ। तो देखिए कितनी आपके बड़ी ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारे सामने आई। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी हम आगे करते हैं इसका पार्ट। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज दो ऑन ए स्मॉलर स्केल अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। तो इसी तरीके के चेंज, जैसे ज़मीनों को साफ करके खेती की गई अमेरिका और इंग्लैंड में, और वहाँ पे है ना यूरोप के बहुत से लोग जा कर के बस गए, तो इसी तरीके के चेंज एग्रीकल्चर में हमारे जो पास में है, हमारे घर में पंजाब में भी हुए, वेस्ट पंजाब में।
हालांकि ये चेंज स्मॉलर स्केल पे हुए, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में हुए इतने बड़े लेवल पे तो नहीं हुए, लेकिन कुछ लेवल पे चाहे स्मॉलर स्केल पे हुए हों, यहाँ पे हमारे पंजाब में भी कुछ चेंज किए ब्रिटिश लोगों ने। हेयर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल to transform semi-desert waste into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export. तो स्टूडेंट्स, पंजाब में, वेस्ट पंजाब में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इरिगेशन कनाल का नेटवर्क बिल्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे नहरों का एक जाल स्थापित कर दिया इरिगेशन के लिए। कनाल क्या होती है? नहर। और जो सेमी डेजर्ट लैंड थी, जो मतलब कि आपके थोड़ी सी कम उपजाऊ ज़मीन थी, उसको फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। किस चीज़ को ग्रो करने के लिए? कौन सी फसलों को उगाने के लिए? वीट और कॉटन। और वीट और कॉटन का क्या करते थे? वो एक्सपोर्ट करते थे। तो ये चेंज किए हमारे पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मीन्स इरिगेशन कैनाल बनाई गई, नहरें बनाई गई इरिगेशन के लिए, और लैंड में सुधार किया गया। सेमी डेजर्ट वेस्ट लैंड को फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन में बदला गया। और कौन सी फसल उगाई गई यहाँ पे पंजाब में ब्रिटिश लोगों के द्वारा? वीट और कॉटन। और वीट से तो ब्रिटेन की फूड की डिमांड पूरी करते थे वो। और कॉटन से क्या करते थे? कॉटन है ना, ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल के लिए रॉ मटेरियल होता था। Canal colonies, as the area irrigated by the new canals were settled by peasants from other parts of Punjab. कनाल कॉलोनीज बनाई गई। इन कॉलोनीज आपके है ना में कौन लोग रहते थे? इन कॉलोनीज में जो है ना अदर पार्ट थे ना पंजाब के, उन पार्ट से लोग आकर के इन कनाल कॉलोनीज में बसते थे। कनाल कनाल कॉलोनीज क्यों बनाएगी स्टूडेंट्स? कनाल कॉलोनीज बनाएगी आपके क्या करने के लिए? एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उस कॉलोनी के अंदर लोगों को बसाया जा सके और वो लोग खेती कर सकें। ऑफ कोर्स फूड इज मियरली एन एग्जाम्पल। फूड तो केवल एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कि ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ फूड क्रॉप ही उगाई दूसरे देशों में। नहीं, ऐसा नहीं था, उन्होंने दूसरी फसलें भी उगाई। ए सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन, द कल्टिवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल। जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने दूसरे देशों में जा कर के फूड क्रॉप्स उगाई, जैसे वीट, राइस, उसी तरीके से स्टूडेंट्स उन्होंने दूसरी क्रॉप्स भी उगाई। इसमें एक और दे रखा, आप देखेंगे थोड़ा सा आगे, और रबर। उन्होंने कॉटन भी उगाया दूसरे देशों में, रबर भी उगाया। कॉटन तो ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल के लिए क्या था? रॉ मटेरियल। और रबर को भी वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करते थे। तो उन्होंने दूसरे देशों में सिर्फ फूड क्रॉप ही नहीं उगाई, उन्होंने फाइबर क्रॉप भी उगाई और नॉन फूड क्रॉप जैसे रबर भी उगाया। इंडीड, वास्तव में, सो रैपिडली डिड रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज डेवलप that between 1820 and 1914 world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times. स्टूडेंट्स, कमोडिटी का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हुआ, क्योंकि है ना रीजनल स्पेशलाइजेशन था हर क्रॉप के प्रोडक्शन में। हर क्रॉप के अंदर एक स्पेशल, हर एरिया के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी स्टूडेंट, अलग अलग क्रॉप उगाने की। जैसे हमारे साउथ इंडिया में या डेक्कन प्लेट्यू में क्या क्वालिटी है? क्रॉप जो कपास है उसको उगाने की क्वालिटी है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग क्वालिटी थी। तो जिस एरिया में जिस भी क्रॉप की क्वालिटी होती प्रोडक्शन करने की, तो वहीं पे जा कर के अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते और उस एरिया में वही स्पेशल क्रॉप वो उगाते जिस क्रॉप को फ्लरिश करने की उस एरिया में या उस एरिया की मिट्टी में क्वालिटी होती थी।
और फिर है ना वहाँ पे उस एरिया में फसल उगा करके वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके कहाँ पे ले जाते थे उस माल को? ब्रिटेन में। तो देखिए, रीजनल स्पेशलाइजेशन था प्रोडक्शन में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग फसल का प्रोडक्शन करने का अलग अलग क्वालिटी थी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश लोगों ने हर एरिया में फसलें उगाई और 1820 से 1914 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड 25 टू 40 टाइम्स, 25 से 40 टाइम्स बढ़ गया, 25 से 40 गुना बढ़ गया वर्ल्ड ट्रेड। Nearly 60% of this trade comprised primary products, that is agricultural products, such as wheat and cotton, and minerals such as coal. और स्टूडेंट्स, ये जो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा जितना भी, तो वर्ल्ड ट्रेड जितना होता था उस टाइम 1820 से 1914 के बीच में, इस वर्ल्ड ट्रेड में 60% हिस्सा प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था स्टूडेंट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स किसको बोलेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, या मतलब कि जो प्राइमरी एक्टिविटी से हमारे को मिलते हैं। वीट, कॉटन या मिनरल का, मिनरल कौन सा हो गया? जैसे कोल, तो कोल, वीट, आपके साथ साथ है ना कॉटन, ये सभी के सभी क्या हैं? ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। तो जितना भी 1820 से 1914 के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा, उस वर्ल्ड ट्रेड के 100% हिस्से में से 60% हिस्सा प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था। और प्राइमरी प्रोडक्ट में कौन कौन से? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिनरल, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी से ही हमारे को मिलते हैं। और कौन से थे वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स? वीट, कॉटन और एक मिनरल जैसे कोल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका पार्ट खत्म होता है।